धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अध्याय 16 श्लोक 6-7। द्वौ भूतसर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैववित्सर्ष प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुः आसुरा न शौचं न अपि च आचरः न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, यानी ये दोनों टाइप के ही लोग हैं। दैवी प्रकृति वाले को तो विस्तार पूर्वक कहा गया कि नहीं? 2nd, 3rd और 4th श्लोक 26 लक्षण उसके अंदर थे। अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। इस एक अध्याय में ही नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ योर माइंड, ह्यूमन माइंड के नेगेटिव ट्रेट्स क्या है वो सब है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य, पहली बात, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट, इसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है। कोई ऐसा कर रहा है तो वो करने लग जाते हैं, कोई यूं कर रहा है तो यूं करने लग जाते हैं। दे डोंट हैव देयर इंडिपेंडेंट क्लैरिटी, इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये करना ही चाहिए और ये नहीं ही करना चाहिए। एवरीथिंग इज ल्यूकवार्म, ठीक है ये भी कर लो, ठीक है वो भी कर लो। कोई दृढ़ निश्चय नहीं है कि कौन सी प्रवृत्ति करनी ही चाहिए और कौन सी प्रवृत्ति नहीं ही करनी चाहिए। मतलब इसका कुल मिला के मतलब क्या हुआ? नो विवेक, हाँ कि नहीं? किसी भी फील्ड में चले जाएं, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। उनको निश्चय ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन भी तो ऐसा नहीं था, अर्जुन भी ऐसा था ना, उसको क्लियर ही नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने तो एंडोर्स किया, तू तो दैवी प्रकृति से पैदा हुआ है इसलिए तेरा मोक्ष तो निश्चित है। अभी 5th में ही उसने, कृष्ण ने एंडोर्स किया था अर्जुन को। अर्जुन भी ऐसा था, लेकिन फिर भी अर्जुन को दैवी संपत्ति वाला बोला। और तुम जब भी कंफ्यूज होते हो क्या करें क्या ना करें, ये ना करें, तो तुम्हें आसुरी संपत्ति में डाला। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि अर्जुन जब जब कंफ्यूज हुआ वो किसी कृष्ण के पास गया, और तुम जब जब कंफ्यूज होते हो तो जो ऑलरेडी तुमसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है उसके पास जाते हो। ये भेद है। जीवन में जब कंफ्यूजन होता है तो जो सुलझा हुआ है उसके पास जाना है, तो ये दैवी प्रकृति है। और जीवन में जब कंफ्यूजन होता है तो जो खुद ही कंफ्यूजन के में भरे हुए हैं उनके पास जाना, ये आसुरी प्रकृति है। उन आसुरी प्रकृति वालों की बात हो रही है कि उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को जानते ही नहीं। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। की पॉइंट है, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों के भेद को नहीं जानते, और उस कारण से बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है, श्रेष्ठ आचरण नहीं है और सत्य भाषण नहीं है। तीनों तो परिणाम है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद क्या है? अब हमें तो इसको सम डाउन करना है, बिकॉज भगवत गीता सम डाउन की तरफ जा रही है। अब मैं विस्तार नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से कोई नया टॉपिक नहीं खोलना चाहती कि तुम और कंफ्यूज हो जाओ। हमने अब तक जो पढ़ा है उसी के आधार पर आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद तुम भक्तों के जीवन में किस रूप से होना चाहिए। पंचकोश का ज्ञान है तुम्हें। हर पंचकोश की अपनी अपनी प्रवृत्ति यानी मस्ट डू और अपनी अपनी निवृत्ति मस्ट नेवर डू। प्रवृत्ति यानी व्हाट टू डू और निवृत्ति यानी व्हाट नॉट टू डू एंड नेवर टू डू। ये चीजों का भेद क्लियर होना। ये पांचों के पांच कोश की अपनी अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति खंड है। सबसे पहले कौन सा कोश है? अन्नमयी कोश। अन्नमयी कोश में तुम क्लियर ही नहीं हो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जिस तरफ हवा ले जाए
वो चीज़ खानी शुरू कर दी जो सब लोग खा रहे हैं, खाना शुरू कर दिया। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये अन्नमयी कोश का जो निर्णय कौन करेगा? तुम्हारी अपनी बुद्धि। लेकिन चूंकि यह दैव नहीं असुर संपत्ति के प्रभाव में है, इसलिए नेवर दे हैव अ क्लैरिटी। अन्नमयी कोश के 4 चीजें होती है। नंबर 1, शाकाहार ही खाना चाहिए, मांसाहार नहीं। लोग प्रश्न पूछते हैं, हम लोग जब यूएस वगैरह जाते हैं तब तो खास कि बेन प्रभु अगर खाली हम शाकाहार खाएंगे तो प्रोटीन्स कहाँ से आएगा, जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं बॉडी में वो सब कहाँ से आएंगे? फिश नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते। हाउ योर बॉडी विल क्रिएट दैट एनर्जी टू सर्वाइव? अब ये प्रश्नों के जवाब उन्हें मैं ये कहूँ ना कि अहिंसा परमो धर्म, महावीर ने ऐसा कहा है इसलिए तुम्हें अहिंसक रहना चाहिए, ये वो मानने को ही तैयार नहीं। वो कहते थे उस टाइम पे इतनी शुद्ध हवा थी, इतना शुद्ध सब पानी था कि वो लोग सरवाइव कर गए, लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए हमें तो मांसाहार खाना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, वैसे मैं जानती हूँ यहाँ कोई भी मांसाहार नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई है जिसको अभी मांसाहार में रस है, रुचि है, या तुम्हारे बच्चे करते हैं तो उन्हें तुम रोकते नहीं हो, तो ज़रा उन्हें क्लियरली आज का ये सत्संग का इतना पार्ट समझा देना, दिखा देना कि ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेड टू ईट दिस मांसाहार। जो भी फ्लैश और मीट है, इसको खाने के लिए तुम्हारा शरीर बना ही नहीं है। प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि 2 प्रकार के खाने वाले लोग होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, मांसाहार और शाकाहार। शाकाहार यानी हर्बीवोरस और मांसाहार यानी कार्निवोरस। तुम देखोगे जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, जितने भी शाकाहार होते हैं, उनको कटिंग और ग्राइंडिंग दोनों प्रकार के टीथ मिलते हैं। और जितने भी मांसाहार होते हैं उन्हें केवल कटिंग टीथ मिलेंगे, ग्राइंडिंग नहीं होता। यानी एक्सपेक्ट ये किया जाता है, हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा फूड पेट में जाए उससे पहले मैक्सिमम ग्राइंडिंग यहाँ हो जानी चाहिए। इसलिए 24 बार का तुम्हें बोला था, कुछ कर रहे हो कि नहीं? मैं तो भूल गई हूँ, लेकिन तुम कर रहे हो तो अच्छा है, अच्छी बात है। तुम्हारी मैक्सिमम फूड की जो डाइजेशन है वो मुंह में ही हो जानी चाहिए। जो सलाइवा निकलता है, जो तुम ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग टीथ के नहीं है तुम्हारे, दोनों टीथ है। जब तुम्हें दोनों सेट ऑफ टीथ दिए गए हैं, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हें मांसाहार के लिए पैदा ही नहीं किया गया, तुम्हें शाकाहार के लिए पैदा किया है। और उस तरफ उनका क्या होता है, सीधा कट करें और पेट में डालें। इससे थोड़ी आगे बढ़ोगे तो जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं, पाचन नली, तुमने देखी है कभी कभी तो फोटो में देखी होगी। जो शाकाहार लोग होते हैं, हर्बीवोर्स, उनकी जो पाचन नली होती है, स्पेशली मनुष्य, वो उनके शरीर से 12 से 16 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, 12 to 15 टाइम्स। देखिए कभी, अगर मैं 5.5 फीट की हूँ तो मुझसे 15 गुना ज़्यादा बड़ी मेरी पाचन नली है। तुमने देखा यूं यूं होता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सारा। और जो मांसाहार वाले होते हैं प्राणी, लोग नहीं, मनुष्य तो होते ही नहीं है, जो प्राणी है उनकी 2 से 5 गुना ज़्यादा होती है बस। मनुष्य की कितनी बड़ी है? 12 से 16 गुना ज़्यादा। तुम्हारे शरीर की जो भी हाइट है उससे 12 से 16 गुना ज़्यादा। अब तुम एक मीट का टुकड़ा खाओ, उस मीट के टुकड़े को तुम्हारी पाचन नली में से पसार होकर बाहर आने में, डाइजेस्ट होने में लगभग 70 से 75 घंटे लगते हैं, 70 to 75 आवर्स। अब जब 70, हर एक फूड का अलग अलग है। जब तुम मीट को खाओगे तो उसके 70 से 75 घंटे लगेंगे। जब तुम कुक वेजिटेबल्स को खाओगे, कुक्ड, प्रॉपर कुक किया हुआ है, तो उसको हजम करने में 24 से 30 घंटे लगते हैं। जब तुम अनकुक्ड वेजिटेबल्स खाओगे, यानी सैलाड वगैरह, सैंडविचेस खाते हो, सैलाड खाते हो, जो उसको हजम करने में 15 से 20 घंटे लगते हैं। जब तुम केवल फ्रूट्स ही खाओगे तो 1.5 से 3 घंटे में हजम हो जाते हैं। हर एक को हजम करने का समय की मात्रा अलग है। इसलिए जो लोग साधना वगैरह में जाते हैं वो सैलड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि जो बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, फटाफट डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी लगनी ही कम हो गई। लेकिन अब तुम मीट का टुकड़ा खा रहे हो, कितने घंटे लग रहे हैं? 70 से 75 घंटे, 75 आवर्स। 75 आवर्स कितने दिन हुए? 3 दिन जितना टाइम हो गया। 3 दिन तक कोई मीट का टुकड़ा खाली घर में ऐसे रख दो, कैसा सड़ेगा, कैसी बदबू आएगी उसमें। कभी गलती से जब मैं जाती थी ना वो फूड बाज़ार वगैरह में सालों पहले, और वो फ्रीज़र खोल लेती थी ना जिसमें
सफल के मटर पड़े रहते थे, तो वहाँ पर नॉनवेज आइटम्स भी होती थी, तो वहीं से मुझे तो इतनी बदबू आती थी। लेकिन ये मीट के टुकड़े को तुम 72 घंटे अपने घर के अंदर रख दो तो घर में कितनी बदबू आएगी। समझो एसी में भी रखा है तो भी बदबू आएगी, और तुम्हारे शरीर के अंदर एसी चल रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड बोथ। तुम्हारे शरीर के अंदर सतत 98.3 डिग्री टेम्परेचर एंड अगेन ह्यूमिड, यानी नमी बनी हुई है कि नहीं? नमी भी बनी है और गर्माहट भी है। ये गर्मी और नमी के कॉम्बिनेशन में 72 घंटे वो अंदर पचाने का कार्य कर रहा है, अंदर सड़ रहा है। सड़ने का कार्य शुरू हो गया, लेकिन चूंकि बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन, उसको बाहर फेंकना है, इसलिए सारे जितने भी एनर्जीज हैं, हमारे जितने भी एनर्जी स्ट्रीम्स हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो उसको सड़ने से फाइटिंग करते हैं और किसी ना किसी तरह से उसे बाहर इजेक्ट आउट कर देते हैं। बट इन द प्रोसेस व्हाट हैपन्स, सो मच ऑफ योर एनर्जी इज एक्सपेंडेड इनटू दिस, सो मच। जो कार्य तुम्हारा 20 घंटे में होना चाहिए था कुक्ड या अनकुक्ड फूड खा के, उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3 गुना ज़्यादा, 75 घंटे। तो 75 घंटे तक यदि कोई फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो सारी एनर्जीज कहाँ जा रही है? डाइजेशन के उस फंक्शनिंग के अंदर जा रही है। तो जो एनर्जीज तुम्हें चाहिए थी कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ शांत होने के लिए, स्वरूप की तरफ जाने के लिए, वो सारी एनर्जीज तुम्हारी खाली अन्नमयी कोश को व्यवस्थित रखने में ही स्पेंड हो रही है। समझ में आ रही है तुम्हें बात? तुम्हारा और कार्निवोरस लोगों के शरीर का बनावट ही कुछ ऐसा है कि दोनों तुम्हें अलाउड ही नहीं है। तुम खाने भी जाओ तो तुम अपनी शक्ति का संचय कर रहे हो, शक्ति को व्यय कर रहे हो, शक्ति को मिसयूज कर रहे हो तुम लोग। जब तुम 72 घंटे तक कुछ खाते हो और वो अंदर चल रहा है, तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं कि 72 घंटे के अंदर बीच में तुम कुछ और खाते ही नहीं हो। तुम तो वापस 3 घंटे में कुछ और खा लेते हो। जबकि एक शेर या चीता, टाइगर या लायन, वो एक बार खाता है ना, उसके बाद 7 दिन तक खाता नहीं है। 7 दिन तक वो ठीक है नॉनवेज खाता है, तुम कहोगे वो भी तो खाता है, वो खाता है, लेकिन उसके बाद 7 डेज तक वो उसी पर अपने आप को रखता है। एवरी अदर स्पीशीज, फॉर्म ऑफ स्पीशीज, दे नो वेरी क्लियरली व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तुम गाय के सामने मीट रख दो, चली जाएगी, और तुम शेर के सामने घास रख दो या अपना बढ़िया सा सैलाड का बाउल बना के एक रख दो, वो वहाँ से चला जाएगा। दे आर सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, दे नो दे शुड नॉट ईट दिस, देयर बॉडी इज नॉट मेंट लाइक दैट। लेकिन हम लोग, वी हु आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व्ड जनरेशन, सबसे इंटेलिजेंट जनरेशन मानते हैं ना हम अपने आप को, हमको ही नहीं है विवेक कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तुम क्या खा रहे हो? तुम खाली इतने चार्ट को भी फॉलो कर लोगे ना, मीट तो तुम खाते नहीं हो, मीट को 70 to 75 आवर्स लगते हैं, कुक्ड फूड को 24 से 30 घंटे लगते हैं। कुक्ड फूड एक बार साइड में लिख दो ताकि नहीं याद रहे। तो तुमने कुक्ड फूड खा लिया सुबह एक बार, तो उसके बाद 24 से 30 घंटे उसे हजम करने में लगेंगे। गिव टाइम टू योर बॉडी। तुम अनकुक्ड फूड खा रहे हो तो उसे 15 से 20 घंटे लगेंगे, और तुम केवल फल खा रहे हो तो उसे 1.5 से 3 घंटा लगेगा। नो यू हैव टू सी, अगर तुमने एक फल खा लिया तो 3 घंटे तक कुछ मत खाओ। तुम्हारा बॉडी एनफ वो एक मैकेनिज्म में चला गया है और एनफ एनर्जीज है उसके पास, और जो कार्य डाइजेशन का चल रहा है उसके अंदर हस्तक्षेप मत डालो। क्योंकि जहां तुमने कुछ नया खाया, अभी फ्रूट खाया और अब फिर मैं वापस लेकर बैठ गई खाना, डोसा लेकर बैठ गई, तो क्या होगा? डाइजेशन के प्रोसेस के साथ वो हैम्पर करता है। दूसरा पॉइंट, सात्विक खाना चाहिए, तामसिक नहीं खाना चाहिए। तुम कहोगे हम तो शाकाहारी खाते हैं लेकिन 3 दिन पुराना, हम तो शाकाहारी खाते हैं लेकिन वो प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ, हम तो शाकाहारी खाते हैं लेकिन फर्मेंटेशन हुआ खाते हैं। व्हाट्स दैट? ये तो तामसिक हो गया। सात्विक खाना है, तामसिक नहीं खाना। कभी खा लिया महीने में एक बार ढोकला वोकला के बिना तो गुज्जू सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें खाना पड़ता है महीने में, लेकिन उसका विवेक रखो। रोज ही ढोकला खा रहे हो, रोज ही डोसा खा रहे हो, रोज ही इडली खा रहे हो, दे आर तामसिक फूड इफ दे आर गेटिंग फर्मेंटेड, वो तामसिक की कैटेगरी में जाएंगे। धन्यवाद से भरकर खाना है, आक्रोश से नहीं। ये आसान है ना? पहले 2 मुश्किल थे विराट, ये ठीक है।
पहले 2 के बाद ये तीसरा है। ये बच्चों को ना क्लियरली समझाना पड़ता है, नहीं तो ना इनको लगता है हर कुछ बेन प्रभु 4 चीज़ें बताती है, वो मल्टीपल चॉइस होता है, तो उसमें से कोई एक चूज़ कर लो। तो कल से कहेगा लक्षिता प्रभु को कि ये ठीक है, मैं ना ये रखूंगा, बाकी मैं पहला भी नहीं मानूंगा, दूसरा भी नहीं मानूंगा। बताना ये मल्टीपल चॉइस नहीं था, ऑल आंसर्स वर कंपल्सरी, ऑल ऑप्शंस वर कंपल्सरी। नियमितता से खाना चाहिए, अनियमितता से नहीं। 3 घंटे 6 घंटे जो भी तुम्हारे बॉडी का एक साइकिल है उसको ऑब्जर्व करो, फॉलो करो। आज जैसे हम पूरा दिन अनियमित खाने में जाने वाले, लेकिन वो साल में कभी एक बार। लेकिन तुम्हारा रोज ही खाने का टाइम टेबल ड्यूरेशन बदले, एक दिन सुबह 6 बजे नाश्ता कर रहे हो, दूसरे दिन 9 बजे, तीसरे दिन 8 बजे, चौथे दिन 12 बजे, ये नहीं चाहिए। जो 3 मेजर मील्स होते हैं, 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों तुम्हारे नियमित होने चाहिए, अनियमित नहीं, क्योंकि बॉडी इज अ मशीन। वो उसी ढंग से फिर एक्टिवेट होती है जहाँ तुम्हारा वो खाने का टाइम बॉडी को पता चलता है। जठर अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर्स होती है वो तभी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और अगर वो एक्टिवेटेड है, तुमने खाना नहीं दिया तो एसिडिटी हो गई। वो एक्टिवेटेड नहीं है, उससे पहले तुमने खा लिया तो गैस हो गया। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ये एसिडिटी और गैस ऐसे ही नहीं हो जाते। इसका रीज़न होता है ऑलवेज रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। तो पहली बात, मांसाहार नहीं, शाकाहार ही खाना चाहिए। दूसरी बात, तामसिक नहीं, सात्विक ही खाना चाहिए। तीसरी बात, आक्रोश से नहीं, धन्यवाद से भरकर खाना चाहिए। और चौथी बात, अनियमितता से नहीं, लेकिन नियमितता से अपने स्पैन्स को क्लियर करो। मैं चाहे ऑफिस चली जाती हूँ तो भी आई मेक श्योर मैं 6:30 खाना खाती हूँ, तो मैं वो खा ही लेती हूँ। चाहे ऑफिस में फिर 9 बजे तक बैठी हूँ, बट माई फूड विल बी सर्व्ड एट 6:30। ये नियमितता चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारा अन्नमयी कोश ही ठीक नहीं है, तब तक प्राणमयी भी गया, मनोमय भी गया, सब के अंदर विचलितता रहेगी। क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जीज तुम्हारे अन्नमयी कोश को ही ठीक करने में लग जाती है। वो वहाँ से थोड़ी फ्री होगी, उसके बाद दूसरा काम करेगी ना। लेकिन तुम पूरा दिन चगड़ तुम्हारा चलता रहे तो सारी एनर्जीज पूरा दिन अन्नमयी कोश को ही ठीक करने में लगी रहती है। और इसीलिए तपस्या के दिनों में तुमने ऐसे अद्भुत आनंद की अनुभूति की, क्योंकि वो काम ही खत्म हो गया। अब एनर्जीज को दूसरे काम की तरफ जाने की कोई उसको मौका मिला, उसको कोई अवकाश मिला। तो अन्नमयी कोश के लिए SRM के अंदर ये 4 रूल्स आ गए। तुम्हें समझ में आ गया? ये SRM के रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो। इफ़ यू आर विद मी, यू हैव टू फॉलो दीज 4 रूल्स फॉर अन्नमयी कोश। क्या प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी कृष्ण की तरह एंडोर्स करूंगी कि तुम सब दैवी संपत्ति को लेकर मेरे इस मिशन में आए हो। जग में तो नहीं हो, दैवी संपत्ति हो। कृष्ण ने एंडोर्स किया था ना, मैं भी बोलूंगी तुम्हें। चलो आगे, प्राणमयी कोश। सेकंड, प्राणमयी कोश को, प्राणमयी कोश में क्या क्या होता है? एनर्जी बॉडी, ऑल द 5 टाइप्स ऑफ प्राण, प्राण, व्यान, समान, उदान, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। चक्र बॉडी, केंद्र बॉडी, जितने भी ये सारे कुछ हम साधना में लेते हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू प्राणमयी कोश। दिखते नहीं है पर है, ये पक्का है। तुम्हें कोई चक्र दिखता नहीं है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कौन सा चक्र महसूस होता है, तो यू कैन स्पीक कि प्रभु यहाँ हमें कुछ फील होता है, प्रभु हमें अनाहत में फील होता है। तुम बॉडी तोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फीलिंग के पार्ट में इट इज़ देयर। प्राणमयी कोश, इसके लिए कौन सी प्रवृत्ति करनी है और कौन सी नहीं करनी, यू हैव टू बी वेरी श्योर। दिन में एक बार ज़रूर अपने प्राणमयी कोश को स्पर्श करना है, यानी अपने श्वासोश्वास, चक्र, केंद्र, इनको किसी न किसी माध्यम से, या तो योगा के माध्यम से, या फिर स्वराज क्रिया के माध्यम से, या फिर अगले साल जो हम शुरू करने जा रहे हैं यौगिक योगा टेक्निक्स, उनके माध्यम से। तो ये प्राणमयी कोश का कुछ ना कुछ तुम्हें उसकी ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, जैसे घर में रोज डस्टिंग करते हो कि नहीं, कि महीने 2 महीने में एक बार होती है, हर रोज़ होती है कि नहीं? इनसे क्या पूछ रहे हो, तुम लोग ही बोलो। हर रोज़ करती हो, इतनी सेवा करती हो, फिर भी रोज डस्टिंग का काम खुद करो या किसी से कराओ। तो ध्यान खुद करो या मेरे माध्यम से करो, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें। वही तुम्हारे प्राणमयी कोश की प्रवृत्ति है, क्योंकि इन्होंने कहा ना, असुर संपत्ति वाले को ये प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद ही नहीं है। पूरा दिन जैसा प्राणमयी कोश चला जा रहा है, बट नो, वंस इन अ डे, 24 आवर्स में एक बार हमें अपनी प्राणमयी कोश का स्पर्श करना है, उसमें सुधार करना है, उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी है।